Hello everyone, welcome to my YouTube channel Polytechnic Theatre. Today in this video we are going to talk about on the topic computer. So let's start the video. So friends, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की बदलती हुई दुनिया में टेक्नोलॉजी ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। हमारे चारों तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया फैली हुई है। अब अगर बात टेक्नोलॉजी की हो तो भला कंप्यूटर कैसे पीछे रह सकता है। कंप्यूटर अब एक ऐसा डिवाइस बन गया है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं और इनका प्रतिदिन यूज करते हैं, चाहे वह कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, मोबाइल हो या टैबलेट। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर आखिर है क्या। फर्स्टली बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। कहने का मतलब है कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा के प्रोसेस करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इससे डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। सो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन शब्द के कंप्यूटर से लिया गया है। इसका अर्थ है कैलकुलेशन करना अथवा गणना करना। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य तौर से 3 काम होता है। पहला, डेटा को लेना जिसे हम इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम उस डेटा को प्रोसेसिंग करने का होता है और आखिर काम होता है उस डेटा को, प्रोसेस डेटा को दिखाने का होता है जिसे आउटपुट कहते हैं। जैसे पे यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर इनपुट, डेटा को इनपुट किया गया है, फिर उसको प्रोसेस किया गया, फिर प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसे रिजल्ट के रूप में आउटपुट दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था, जिसे जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पंच कार्ड की मदद से डेटा को इंसर्ट किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर को एक ऐसा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं जो कि रॉ डेटा को इनपुट के तौर में यूजर से लेता है, फिर उस डेटा को प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रोसेस करता है और आखिर के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रकाशित करता है। ये दोनों न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होता है। तो तकनीकी रूप से कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, फिर भी कंप्यूटर का एक काल्पनिक फुल फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं वो क्या। सी फॉर होता है फ्रेंड्स कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल एंड ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। कहने का मतलब अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि प्रायः ऑपरेटिंग मशीन विशेष रूप से व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए यूज की जाती है। अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम हिंदी में देखते हैं कि इस बात की सही तरह से प्रमाण नहीं किया जाता कि कब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू किया गया है, लेकिन ऑफिशियली कंप्यूटर की डेवलपमेंट को जनरेशन के मुताबिक क्लासिफाई कर दिया गया है। ये मुख्य तौर से 5 हिस्सों में बटे हैं। देखिए, जब बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की आती है, जब बात कंप्यूटर की जनरेशन की आती है तब इसका तात्पर्य है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, हिंदी में जैसे जैसे कंप्यूटर में विकास होते हैं उन्हें अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित कर दिया जाता है जिससे कि इन्हें सटीक रूप से समझने में आसानी हो। सो फ्रेंड्स देखते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी क्या थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो थी वो 1940 से 1956 के बीच में वैक्यूम ट्यूब थी।
सबसे पहले जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स को सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम को मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये साइज में काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। इनको चलाने में काफ़ी शक्ति का इस्तेमाल होता था। ज़्यादा बड़ा होने के कारण इनमें हीट की भी बहुत समस्या आती थी, जिससे कि ये कई बार मल्फुलेशन भी होता था। इसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर यूनिवेक्स एंड यूनिक कंप्यूटर्स। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो 1956 से 1963 के बीच में बनाए गए। तो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत ही कम जगह लेते थे, छोटे थे, इसकी साइज जो थी वो बहुत छोटी थी। ये बहुत फास्टर थे, सस्ते थे और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे। ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में कम हीट जनरेट करते थे, लेकिन फिर भी इनमें हीट की समस्या अभी भी थी। अब देखते हैं कि इनमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रेन को इस्तेमाल में लाया जाता था। अब नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जनरेशन ऑफ थर्ड। थर्ड में है 1964 से 1971 के बीच में इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोला गया, चिप जिसको जानते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें ट्रांजिस्टर को छोटे छोटे सिलिकॉन चिप के अंदर डाला गया था, जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इससे यह फ़ायदा हुआ था कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ गई। अब नेक्स्ट बात करेंगे पहली बार इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसे पहली बार मार्केट में लॉन्च किया गया। अब बात करेंगे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, यानी कि 1981 से 1950 के बीच में जो हुआ। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया। फोर्थ जनरेशन की ये खासियत है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जिससे हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट को एक ही सिलिकॉन चिप में एम्बेडेड किया गया। इससे मशीन के आकार को कम करने में बहुत आसानी हुई। अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल में कंप्यूटर की एफिशिएंसी और भी बढ़ गई। ये बहुत ही कम समय में बड़े बड़े कैलकुलेशन कर पा रहा था। अब बात करते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी जो थी 1985 से प्रेजेंट तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ जनरेशन आज के दौर का है, जहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। अब नई नई टेक्नोलॉजी जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कैलकुलेशन जैसे कई एडवांस टेक्निक इस्तेमाल में आने लगे हैं। ये एक ऐसा जनरेशन है जहाँ की कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण स्वयं डिसीजन लेने की क्षमता आ चुकी है। धीरे धीरे इसके सारे काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक, ऐसे तो बहुत लोगों ने इस कंप्यूटिंग फील्ड में अपना योगदान दिया है, लेकिन इन सब में से ज़्यादा योगदान चार्ल्स बेबेज का है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले एनालिटिकल इंजन सन 1837 में निकाला था। उसने इस इंजन में एएलयू, बेसिक फ्लो करंट और इंटीग्रेटेड मेमोरी की कॉन्सेप्ट लागू की थी। इसी मॉडल पे ही बेस करके आज के कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया। इसी कारण उनका योगदान सबसे ज़्यादा है, तभी उनको कंप्यूटर के जनक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। किसी भी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के कई कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मास स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सेप्टेड डेटा इनपुट, प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसेस, आउटपुट, स्टोर्ड रिजल्ट स्टोरेज। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे
कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो फर्स्टली बात करेंगे इनपुट डेटा की। इनपुट वो स्टेप है जिसमें कि रॉ इन्फॉर्मेशन को इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करके कंप्यूटर में डाला जाता है। ये कोई लेटर, पिक्चर या कोई भी वीडियो हो सकता है। सेकंड बात करेंगे प्रोसेस की। प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस के दौरान इनपुट हुए डेटा को इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। ये पूरी तरह से इंटरनल प्रोसेस है। अब थर्ड बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट आउटपुट के दौरान जो डेटा पहले से प्रोसेस हो चुकी है उसको रिजल्ट के तौर में शो किया जाता है, और यदि हम चाहें तो इस रिजल्ट को सेव कर मेमोरी में रख सकते हैं फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की मूल यूनिटों का नामांकित चित्र दिखाया गया है। अब इनके बारे में देखते हैं कि यदि आपने कभी किसी कंप्यूटर केस के भीतर देखा होगा तो आपने ये ज़रूर पाया होगा कि अंदर छोटे छोटे कई कंपोनेंट्स होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देते हैं, पर वो तो एक्चुअली में इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। अब मैं आप लोगों को इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मदरबोर्ड्स की। किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। यह एक पतली प्लेट की तरह दिखाई देता है, पर यह बहुत ही चीज़ों को धारण किए हुए होता है, जैसे सीपीयू, मेमोरी, कनेक्टर्स, हेड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव के लिए एक्सपेंशन कार्ड्स, वीडियो और ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कनेक्शन देखा जाए तो मदरबोर्ड्स कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। अब बात करेंगे सीपीयू प्रोसेसर की। क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू क्या है? इसको भी कहा जाता है, ये कंप्यूटर केस के अंदर मदरबोर्ड्स में पाया जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये किसी कंप्यूटर के भीतर ही हो रहे सारी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखे हुए होता है। जितनी ज़्यादा ये प्रोसेसर्स की स्पीड होती है उतनी ही जल्दी ये प्रोसेसिंग कर पाते हैं। अब बात करेंगे रैम की। रैम जो होता है फ्रेंड्स, रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम का शॉर्ट टर्म्स मेमोरी होता है। जब भी कभी कंप्यूटर कुछ कैलकुलेशन करता है तो ये टेम्परेरली उस रिजल्ट को रैम में सेव कर देता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये डेटा भी खो जाता है। यदि हम कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हों तो उसे नष्ट होने से बचाने के लिए बीच बीच में अपने डेटा को सेव करना चाहिए। सेव करने में डेटा हार्ड ड्राइव में सेव हो तो ये लंबे समय तक रह सकती है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे रैम। रैम क्या होता है? ये मेगाबाइट यानी एमबी और गीगाबाइट जीबी में मापा जाता है। जितना ज़्यादा रैम होगा उतने हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव होता क्या है? हार्ड ड्राइव जो होता है वो कंपोनेंट्स है जहाँ सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स और दूसरे फाइल को सेव किया जाता है। इसमें डेटा लंबे समय तक स्टोर होकर रहता है। अब बात करेंगे पावर सप्लाई यूनिट की। पावर सप्लाई यूनिट का काम होता है कि मेन पावर सप्लाई से पावर लेकर उसे ज़रूरत के अनुसार दूसरे कंपोनेंट्स में सप्लाई करना। अब एक्सपेंशन कॉर्ड्स की बात करते हैं। सभी कंप्यूटर्स में एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं जिससे कि हम फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन कार्ड्स को ऐड कर सके। इसे पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट्स, इंटरकनेक्ट कार्ड भी कहा जाता है। लेकिन आजकल के मदरबोर्ड्स में बुल्ट इन ही कई स्लॉट्स पहले से होते हैं कुछ एक्सपेंशन कार्ड्स के नाम से, जो हम पुराने कंप्यूटर्स को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जो है कि कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर है वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ब्लूटूथ कार्ड, एडोप्टर। अब नोट्स में देखिए, यदि आप कभी यहाँ पर देखिए नोट्स में, यदि आप कभी कंप्यूटर की भीतरी चीज़ों को खोल रहे हैं तब आपको सबसे पहले मुख्य सॉकेट से प्लग को निकालना चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम कोई ऐसी फिजिकल डिवाइस कह सकते हैं
जिसे हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब है कोड्स का कलेक्शन, जिसे हम अपने मशीन के हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर को चलाने के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कंप्यूटर मॉनिटर जो हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, माउस जिसे हम नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। वहीं इंटरनेट ब्राउज़र जिसे हम वेबसाइट विज़िट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि वो इंटरनेट ब्राउज़र रन होता है, ऐसी चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सम्मिश्रण है। दोनों की समान भूमिकाएं हैं, दोनों साथ मिलकर ही वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जब भी हम कभी कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल सुनते हैं तब हमारे मन में बस पर्सनल कंप्यूटर का ही चित्र आता है। इसमें आप लोग को बता दूँ कि कंप्यूटर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, विभिन्न शेप्स और साइज़ के होते हैं। ज़रूरत के अनुसार हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एटीएम पैसे निकालने के लिए स्कैनर, किसी बारकोड को स्कैन करने के लिए कैलकुलेटर, किसी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए। ये सारी डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हैं। फर्स्टली बात करेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? बहुत से लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने घरों, स्कूलों और अपने पर्सनल काम के लिए करते हैं। इनका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से होता है कि हम इन्हें अपने डेस्क पर रख सकें। इनसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर केस। अब सेकंड बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जो कि बैटरी पावर्ड होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, जिससे हम इन्हें कहीं और कभी भी ले जा सकते हैं। अब थर्ड बात करते हैं टैबलेट की। टैबलेट क्या होता है? अब बात करते हैं टैबलेट की, जिसे हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसे बड़ी आसानी से हाथों में पकड़ा जा सकता है। इसमें कीबोर्ड्स और माउस नहीं होते हैं, बस एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होता है जिसे टाइपिंग और नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आईपैड। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ है सर्वर्स की। एक सर्वर कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी हम कोई चीज़ इंटरनेट में खोजते हैं, वो सारी चीज़ें सर्वर में ही स्टोर होती हैं। अब बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए अब जानते हैं कि अन्य प्रकार के कंप्यूटर्स क्या होते हैं। जैसे फ्रेंड्स हो गया स्मार्टफोन। जब हम नॉर्मल कॉल फ़ोन इंटरनेट इनेबल हो जाता है, वहाँ उसका इस्तेमाल हम बहुत से कार्य कर सकते हैं, तब ऐसे सेल फ़ोन को स्मार्टफोन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब नॉर्मल सेल फ़ोन में इंटरनेट इनेबल हो जाता है, वहीं उसका इस्तेमाल हम बहुत से कार्य कर सकते हैं, तब ऐसे सेल फ़ोन को स्मार्टफोन कहा जाता है। अब पहनने योग्य यानी कि वेयरेबल। तो पहनने योग्य टेक्निक, जैसे मतलब यहाँ पर देखिए कि उपकरणों के लिए एक समूह के लिए एक सामान्य शब्द है जिसमें फिटनेस ट्रैक और स्मार्ट वॉच शामिल है। इन्हें कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि इसे पूरे दिन पहने जा सकता है। इन उपकरणों को अक्सर पहनने योग्य कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स स्मार्ट वॉच हो गई, इसमें फिटनेस ट्रैक्स और स्मार्ट शामिल हैं। इनमें कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन किया गया है कि जिससे हमें पूरे दिन पहन सकते हैं, अतः इन उपकरणों को अक्सर पहनने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे गेम कंसोल की, गेम कंट्रोल की। तो यह गेम कंसोल भी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग आपके टीवी पर वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं। अब बात करेंगे टीवी। टीवी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें अब काफ़ी एप्लीकेशन या ऐप शामिल है जो कि इसे स्मार्ट टीवी में परिवर्तित करते हैं। वहाँ आप सीधे अपने टीवी पर इंटरनेट से वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं कंप्यूटर के क्या क्या यूज़ हैं। तो फर्स्ट है कंप्यूटर के यूज़। कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखा जाए तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम अपने जीवन में हर जगह करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारा एक अंग सा बन गया है। हमने
इसके अलावा इस्तेमाल को अपनी जानकारी के लिए नीचे लिखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर के यूजेस, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज। तो चलिए देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान है। शिक्षा में इनका सबसे बड़ा हाथ है। अगर कोई स्टूडेंट को किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तब उसे कुछ मिनटों में ही ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसकी मदद से, रिसर्च से पता चलता है कि कंप्यूटर की मदद से किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग और परफॉर्मेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आजकल को घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस की मदद से पढ़ाई की जा सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ एंड मेडिसिन। ये हेल्थ और मेडिसिन के लिए एक वरदान है। इसकी मदद से आजकल मरीजों का इलाज बहुत ही आसानी से होता जा रहा है। आजकल सभी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, जिससे बहुत बड़ी आसानी से रोग के बारे में पता चलता है, जिससे बड़ी आसानी से रोग के बारे में पता चल जाता है और उस हिसाब से उसका इलाज भी पॉसिबल है, जिससे ऑपरेशन भी आसान हो गए हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज। ये तो साइंस की ही देन है। इससे रिसर्च में बहुत ही आसानी होती है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसे कोलैबोरेटरी भी कहा जाता है, जिससे दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से देश से मौजूद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स बिजनेस में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। बिजनेस में इसका बहुत बड़ा हाथ है। प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल मुख्य तौर से मार्केटिंग, रिटेलिंग, बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग में होता है। यहाँ सभी चीज़ें डिजिटल होने के कारण इनकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट हो गई है और आजकल कैशलेस ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट के लिए ये एक नया अड्डा बन गया है। किसी भी चीज़ों के बारे में आप बात करो, जैसे मूवीज, स्पोर्ट्स या रेस्टोरेंट्स, कहीं भी बात करो, इनका इस्तेमाल सभी जगह है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट्स। आजकल तो गवर्नमेंट्स भी इनकी इस्तेमाल के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रही है। यदि हम बात करें ट्रैफिक, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, एविएशन, सभी जगह में इनके इस्तेमाल से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डिफेंस की। सेना में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसकी मदद से अब हमारी सेना और ज़्यादा सशक्त बन गई है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ों को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं हमारी ज़रूरत के अनुसार। अब बात करते हैं कंप्यूटर के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। वैसे ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा, कंप्यूटर ने हमें इंसानों के बीच को वैसे तो ये कहना बहुत ही गलत नहीं होगा, कंप्यूटर ने हम इंसानों के जीवन को बहुत ही सहज बना दिया है अपने इनक्रेडिबल स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज के मदद से। अब इससे इंसान जब चाहे तब कुछ भी सेव कर सकते हैं और कुछ भी खोज सकते हैं आसानी से। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक बहुत ही वर्सटाइल मशीन होती है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है अपने जॉब्स को करने में। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही वर्सेटाइल मशीन होता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और अपने काम को करने में। वहीं इन मशीन्स के लिए इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलिए इनके विषय में जानते हैं। मल्टीटास्किंग एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होती है कंप्यूटर की। इसमें कोई आदमी आसानी से मल्टीप्लाई ऑपरेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स में। कंप्यूटर आसानी से ट्रायलोन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकती है। अब बात करते हैं स्पीड की। अब ये केवल एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनकर ही रह गया है, अब ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इससे बहुत ही बड़ी एडवांटेज इसकी हाई स्पीड, जो कि इसे कोई भी
टास्क को कंप्लीट करने में मदद करती है, वो भी बहुत ही कम समय में। इसमें प्रायः सभी ऑपरेशंस को तुरंत किया जा सकता है, अन्यथा इन्हें करने में बहुत समय लगता है। अब बात करते हैं कॉस्ट। स्टोरेज करती है बड़ी मात्रा में डेटा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं यह लो कॉस्ट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें कोई इंसान बहुत ज़्यादा मात्रा की डेटा को कम बजट में सेव कर सकता है। कंट्रोलाइज्ड डेटाबेस का इस्तेमाल भी बहुत ही हाई क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि कॉस्ट को बहुत हद तक कमाया जा सकता है। अब बात करेंगे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या है? ये कंप्यूटर अपने कैलकुलेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इनमें गलती होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। अब बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की। डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करना ही डेटा सिक्योरिटी कहलाता है। कंप्यूटर हमारे डिजिटल डेटा को अनएथोराइज्ड यूज़र जैसे साइबर अटैक्स या एक्सेस अटैक से रक्षा करती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर से होने वाले हानि के बारे में। अब चलिए देखते हैं कंप्यूटर कुछ डिसएडवांटेजेस के भी समझाने। फर्स्ट है वायरस और हैकिंग अटैक। तो वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है और हैकिंग उस अनएथराइज्ड एक्सेस को कहा जाता है जिससे ओनर को अपने बारे में पता नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि इन वायरस को आसानी से ईमेल अटैचमेंट के द्वारा फैलाया जाता है। कभी कभी यूएसबी से भी या किसी इंटरफेस वेबसाइट से भी इन्हें आपके कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। वहीं एक बार ये आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाए तब आपके कंप्यूटर को बर्बाद कर देता है। अब बात करेंगे ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। इस ऑनलाइन साइबर क्राइम को करने के लिए कंप्यूटर को नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट भी इन्हीं ऑनलाइन साइबर क्राइम के तहत आते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में घटौती होना। चूँकि कंप्यूटर एक साथ बहुत से कार्य को करने में सक्षम होता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भारी नुकसान होता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर से लेकर कोई भी गवर्नमेंटल सेक्टर की बात आप देख लो, सभी कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लोगों के स्थान में। इसलिए बेरोजगारी केवल बढ़ती ही जा रही है। दूसरे डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसकी आईक्यू नहीं होती है। यह बिल्कुल ही यूज़र्स के ऊपर निर्भर करता है। इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये खुद को डिसीजन नहीं ले सकता है। अब बात करेंगे कंप्यूटर के फ्यूचर के बारे में। वैसे तो दिन ब दिन कंप्यूटर में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली और ज़्यादा कैपेसिटी वाली बन जा रही है। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी वैसे वैसे इनमें से भी ज़्यादा बदलाव आएगा। पहले तो ये एक घर के आकार का था, अब ये हमारे हाथों में ही समा जा रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम ये हमारे मन को नियंत्रित कर होगा। आजकल साइंटिस्ट ऑप्टिकल कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, न्यूरल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि ये खुद ब खुद अपना काम सुचारू रूप से कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे बने रहिए। थैंक यू।